students. Yesterday we have discussed about the electrolysis and I think you have also learned about that topic इलेक्ट्रोलाइसिस और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में भी आया होगा। अगर कोई क्वेरी है तो मेरे को जरूर भेजें। अब हम उससे आगे बढ़ते हैं, दैट इज फैराडेज फर्स्ट लॉ। फैराडेज फर्स्ट लॉ। इन भाई साहब ने क्या बताया था? इन्होंने ये बताया कि जैसे कल मैं कह रहा था कि भाई हमने इलेक्ट्रोलाइसिस की थी, उस इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान हमने कहा था कि दो प्लेट ले लेंगे हम, एक पॉजिटिव टर्मिनल एक नेगेटिव टर्मिनल। हमने इलेक्ट्रिसिटी पास की थी तो यहाँ से जो जैसे Na पॉजिटिव था वो यहाँ डिपॉजिट हुआ था, तो इन्होंने बताया कि कितना डिपॉजिट होगा वो किस चीज पे डिपेंड करता है। अकॉर्डिंग टू फैराडेज फर्स्ट लॉ, weight deposited or liberated at any electrode is directly proportional to amount of electricity passed. Weight deposited on any electrode is directly proportional to amount of electricity passed या amount of charge passed। ये था। अब कहने का मतलब जितना चार्ज पास करेंगे उतनी ही तेज रिएक्शन होगी, जितना ज्यादा चार्ज पास करेंगे उतनी ही ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी, उतना ही ज्यादा मास डिपॉजिट होगा। मींस अगर हम इलेक्ट्रिसिटी डबल कर दें, चार्ज डबल कर देंगे तो इसका जो वेट है वो भी डबल डिपॉजिट हो जाएगा। मान लो हमने जो चार्ज पास किया था उस टाइम पे W वेट डिपॉजिट हो रहा था, अगर हम उसी को डबल कर देंगे तो वेट भी डबल हो जाएगा, 2W हो जाएगा। अगर हम ट्रिपल कर देंगे तो 3W हो जाएगा। तो फैराडे साहब ने बताया था कि जो वेट डिपॉजिट होता है वो डायरेक्टली डिपेंड किस पे करता है, कितना हमने चार्ज उसके ऊपर पास किया है। तो अकॉर्डिंग टू फैराडेज फर्स्ट लॉ, इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बताता हूं मैं। अकॉर्डिंग टू फैराडेज फर्स्ट लॉ, weight deposited is directly proportional to amount of charge passed. W is equal to Q. W is equal to ZQ। अब प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आएगा Z, और इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, where Z is electrochemical इक्विवेलेंट। अब हम इसकी वैल्यू भी पता कर सकते हैं। वी नो दैट W इज इक्वल टू Z, और Q को क्या लिख सकते हैं हम, I इंटू में T, क्योंकि Q किसके बराबर है, I इंटू में T के बराबर है। तो W इज इक्वल टू Z I T एंड W विल बी इक्वल टू Z व्हेन I is equal to 1 ampere and T is equal to 1 second। तो बेटा जी हम इस चीज को यहाँ से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अगर हमसे एग्जाम में डेफिनेशन पूछी जाए व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, वी विल से दैट इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इज इक्वल टू वेट डिपॉजिटेड और लिबरेटेड एट एनी इलेक्ट्रोड व्हेन 1 एम्पीयर करंट इज पास फॉर 1 सेकंड। तो हम इस चीज को आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये हमें बताया था फैराडेज फर्स्ट लॉ। हमें फोकस इस चीज पे करना है, हमें ध्यान इस चीज पे रखना है कि सिंपल सा उन्होंने हमें ये बताया था कि जितना ज्यादा चार्ज पास करेंगे, जितना ज्यादा चार्ज पास करेंगे उतनी ही तेज रिएक्शन होगी, रिएक्शन की स्पीड बढ़ जाएगी, वेट डिपॉजिट होगा वो भी ज्यादा हो जाएगा। इट वाज फैराडेज फर्स्ट लॉ। इसके बाद आता है फैराडेज सेकंड लॉ।
मैसेज करने कर रहा हूँ स्पेशली ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल स्कूल के बच्चों के लिए कि बेटा ये जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ इसको आपको पढ़ते चले जाना है, प्रोग्रेसिव वे में हम चलते जाएंगे। जब स्कूल रीओपन होंगे उस टाइम पे हम इसे आगे पढ़ाना शुरू करेंगे। ये जो टॉपिक मैं कवर करा रहा हूँ ये मैं यही करा रहा हूँ, आपको घर इन चीजों को पढ़ना है, इनके ऊपर न्यूमेरिकल्स हैं वो सोल्व कर लेने हैं। अगर आपकी क्वेरीज हैं तो मेरे पर्सनल नंबर पे भेजिए, आप कॉल भी कर सकते हैं किसी भी टाइम, नो प्रॉब्लम। फैराडे सेकंड लॉ, फैराडे सेकंड लॉ ने क्या बताया था कि अगर हम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ले लें, दो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ले लिया हमने अलग अलग व्हीकल्स में। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का मतलब ये है कि इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व कर लिया हमने, मान लो इसमें हमने ले लिया AgNO3 और बेटा इसमें हमने ले लिया CuSO4, एक में AgNO3 है और एक में कॉपर सल्फेट है, और दोनों को हमने क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। इस तरीके से तो क्या होगा, वेट डिपॉजिटेड जो होगा वो किसके बराबर होगा, उसके इक्विवेलेंट वेट के बराबर होगा। जैसे इसके वेट को मैं W1 ले लूं तो इसके वेट को मैं क्या लूंगा W2, इसके इक्विवेलेंट वेट को मैंने लिख दिया E1 तो इसके इक्विवेलेंट वेट को मैंने क्या लिख दिया E2। तो इसने बताया फाइंड टू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स कनेक्टेड इन सीरीज एंड सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड, weight deposited onto the electrode is directly proportional to its equivalent weight. It is the definition of Faraday's second law. बेटा जी आपको ये डेफिनेशन याद रखनी है। अब इसके बाद मैं आपको बहुत काम की चीज बता रहा हूं जो न्यूमेरिकल सोल्व करने में यूज की जाएंगी। जैसे कि बेटा हमारे पास है Na पॉजिटिव सोडियम आयन है, ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है और एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, सोडियम सॉलिड। After getting one electron, Na positive is converting to Na solid. Means if we provide 1 mole of electron, we will get 1 mole of sodium. If we have Mg2 positive, then we will provide 2 electron and it will become Mg solid. It means if we are providing 2 moles of electron, we will getting 1 mole of magnesium. And if we have Al3 positive, then after providing 3 electron, we will get aluminium. बेटा मैं बताना क्या चाह रहा हूँ कि अगर हम 1 मोल इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करा रहे हैं तो हमें 1 मोल सोडियम मिल रहा है, हम 2 मोल इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करा रहे हैं तो हमें 1 मोल मैग्नीशियम मिल रहा है, और अगर हम 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो हमें 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन को हम बताएं, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, you all know that 1 mole contains 6.022 into 10 to the power 23 things. It means 6.022 into 10 to the power 23 electrons. 1 electron है चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज हमें पता है कितना होता है 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। ये बेटा एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है, तो चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो उस केस में हम क्या देखेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम, तो 6.022 into 10 to the power 23 का निकालना है, तो उससे हम क्या कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब जो हमारे पास आया है, इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन आएगा वो आएगा 96487, which is almost equal to 96500 कूलम, 96500 कूलम, ये है हमारे पास। और यही वो क्वांटिटी है जिसको हम 1 फैराडे कहते हैं। 1 फैराडे कंटेन्स 96500 कूलम, 96500 कूलम। तो बेटा आपको ये चीज समझनी है कि ये आया कहां से, 1 फैराडे कहां से आया, 96500 कूलम को कहते हैं। 96500 कूलम क्या है,
कि अगर हम किसी आयन को 1 मोल इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहे हैं, इसका मतलब है हम 96,500 कूलाम दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हम 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी 1 फैराडे चार्ज उसको हम दे रहे हैं। दैट इज दैट वैल्यू वी नीड इन सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स। अब मैं यहां से अगर आपसे पूछूं हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड टू गेट 1 मोल ऑफ सोडियम, देन वी विल से वी विल रिक्वायर 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये 1 मोल इलेक्ट्रॉन होता क्या है, ये मैंने अभी आपको समझाया है कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब इतने इलेक्ट्रॉन, और इतने इलेक्ट्रॉन का मतलब ये है 96,500 कूलाम, और 96,500 कूलाम का मतलब क्या है 1 फैराडे। अब देखो आपसे क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड टू गेट 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम फ्रॉम MgCl2 कहते 1 मोल ऑफ MgCl2 कहते, या आपसे कहते सीधा Mg2 पॉजिटिव कहते, तो कैसे आप सीधा लिखोगे MgCl2 का मतलब भी क्या है, हम मैग्नीशियम पे चार्ज पता कर लेंगे। मैग्नीशियम पे जो बेटा चार्ज है वो 2 पॉजिटिव चार्ज है, हम इसको 2 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, मैग्नीशियम मिलेगा। 2 इलेक्ट्रॉन देने से हमें 1 मैग्नीशियम मिल रहा है, 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन देंगे तो हमें 2 मोल ऑफ मैग्नीशियम मिलेगा, सॉरी 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम मिलेगा 2 मोल इलेक्ट्रॉन से। अब देखना यहाँ हमें देने पड़ेंगे 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसका मतलब आप खुद बता दोगे 2 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब सीधा सा है 2 फैराडे, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब 1 फैराडे। अगर कूलाम में पूछा जाए तो हम कह देंगे 2 मल्टीप्लाइड बाय 96500। अब हम इसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, कूलाम में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसे ही एक दो क्वेश्चन और है कि how much charge is required to convert MnO4 negative to Mn2 positive। अगर हम 1 मोल ऑफ MnO4 नेगेटिव को कन्वर्ट करना चाह रहे हैं Mn2 पॉजिटिव में, तो how much charge is required, तो हम सीधा सा है इस पे चार्ज निकालेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट हमने 11th में कैलकुलेट करना सीखा था, कैसे पता करते हैं, जिसका हमें पता करना है उसको हम x मान लेते हैं, इस पे टोटल चार्ज -1 है। ऑक्सीजन का हमें पता है कितना होता है -2, ये x ये -2 है, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 2 जा 8 इक्वल टू जो हमारे पास टोटल चार्ज है दैट इज -1। तो x इज इक्वल टू -1 प्लस 8, तो हमें जो मिला है वो मिला है +7। यहाँ पर मैग्नीज पर जो चार्ज है वो क्या है +7 है, तो Mn +7 को हमें कन्वर्ट करना है बेटा Mn2 पॉजिटिव में। इट मींस हम कितने इलेक्ट्रॉन देंगे इसको, +5 इलेक्ट्रॉन, इट इज कन्वर्टिंग इनटू Mn2 पॉजिटिव। 5 इलेक्ट्रॉन का मतलब चार्ज कितना देना पड़ेगा हमें, 5 फैराडेज। इट मींस 5 मल्टीप्लाइड बाय 96500 कूलम। आप इन चीजों को नोट कर सकते हो, इनको नोट करो फिर आगे करो। हमने बेटा फैराडेज फर्स्ट लॉ पढ़ा, हमने फैराडेज सेकंड लॉ पढ़ा, अब हम इनके कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो कुछ न्यूमेरिकल्स के लिए मैं स्पेशल फॉर्मूलाज बता रहा हूँ, उनको आपको पढ़ना है, अच्छे से करना है। जैसे कि हमने फर्स्ट लॉ के केस में पढ़ा था कि W इज इक्वल टू ZQ, ये चीज हमने पढ़ी थी। एक इक्विवेलेंट लॉ है, इससे एक फॉर्मूला ड्राइव होता है। इक्विवेलेंट लॉ ने बताया था व्हेन वी सप्लाई वन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन टू ए सॉल्यूशन, वन इक्विवेलेंट सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, इज डिपॉजिटेड। तो हम यहाँ पर वन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या समझ रहे हैं, वन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन का मतलब है 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब हम इसको 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कहेंगे, 9650 कूलम।
इक्विवेलेंट वन इक्विवेलेंट सब्सटेंस का मतलब है उसका इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट को हम रिप्रेजेंट करेंगे इससे। अब हम इस रूल को बेटा एक बार मैं फिर आराम से बता रहा हूं कि इक्विवेलेंट लॉ ने बताया था इफ वी सप्लाई वन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन देन वन इक्विवेलेंट सब्सटेंस इज फॉर्म डिपॉजिटेड। तो वन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन का मतलब वन मोल इलेक्ट्रॉन। वन मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब है 96500 कूलम, 96500 कूलम। इफ वी सप्लाई दिस इलेक्ट्रॉन देन वी गेट वन इक्विवेलेंट सब्सटेंस मींस उसका जो इक्विवेलेंट वेट है E वो मान लिया हमने। अब हम इसको यहां अप्लाई कर रहे हैं कि अगर हमने क्या किया वन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन दिए तो हमें क्या मिला, वन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन दिए तो हमें इक्विवेलेंट वेट मिला, तो हम W को क्या लिख सकते हैं E Z। और Q क्या है, क्योंकि हमने वन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन दिए हैं और वन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन किसके बराबर है 96500 कूलम के बराबर हो गया। अब यहां से हम Z की वैल्यू पता करें तो वो हो गया E अपॉन 96500। दूसरी चीज, अगर इसी फॉर्मूला का यूज करके हम Z की वैल्यू पता करें तो Z क्या है, Z will be equal to W upon Q। तो हम यहाँ Z की जगह क्या रख देंगे W upon Q is equal to E upon 96500। It implies that W will be equal to E into Q upon 96500। इस फॉर्मूला का यूज करके हम काफी न्यूमेरिकल्स को सोल्व कर सकते हैं। अब E क्या है, इक्विवेलेंट वेट अगर हम किसी एलिमेंट का लेते हैं तो W इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, उसका जो मास है, मोलर मास है या एटॉमिक मास है, अपॉन उसकी वैलेंसी। V को याद रखना बेटा, यहाँ पर V हम किसके लिए ले रहे हैं, वैलेंसी के लिए ले रहे हैं, इनटू में Q इनटू में 96500। ये फॉर्मूला यूज करके हम न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे और काफी बार इस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, इस चीज का ध्यान रखना है कि यहाँ m है मास, हम मोलर मास एटॉमिक मास ले सकते हैं, v उसकी क्या है वैलेंसी है, ये चार्ज है, q को हम फिर से यहाँ पर चेंज भी कर सकते हैं, w इज इक्वल टू m और q को हमें पता है किसके बराबर है I इंटू में T अपॉन V इंटू 96500। तो यहां से हम किसको कैलकुलेट कर सकते हैं, W को बेटा कैलकुलेट कर सकते हैं। सिंपल मेथड है। अब हम इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, आप नोट कर लेना, ये फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए, इससे न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे। न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व होंगे अब इस पे वो हम ध्यान रखते हैं। अब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। हमसे कह दिया गया 96.5 एम्पियर करंट is passed for 1000 seconds। 96.5 ampere current is passed for 1000 seconds for a solution NaCl solution, MgCl2 solution and AlCl3 solution। Find out amount of weight deposited, कि कितना वेट डिपॉजिट होगा ये हमें बेटा पता करना है। तो उस चीज को पता करने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे जो मैंने अभी आप लोगों को बताया है। बेटा ये आपसे पूछना चाह रहे हैं, ये मिक्स नहीं है, सॉल्यूशन अलग अलग वेसल में रखे हुए हैं और ये इतना एम्पियर करंट 1000 सेकंड के लिए किया गया। हम ये फॉर्मूला यूज करके और डायरेक्टली पता कर सकते हैं। वेट पता करना है फॉर NaCl। अगर हम NaCl की बात करें तो W इज इक्वल टू M इंटू Q
अपॉन V 96500। m मॉलिक्यूलर मास है, जो एटॉमिक मास होगा हमें सोडियम का लेना है क्योंकि डिपॉजिट सोडियम होगा। q अमाउंट ऑफ चार्ज है, q को हम क्या लिख सकते हैं I मल्टीप्लाइड बाय T। v क्या है वैलेंसी है और ये हम लिख देंगे। तो W विल बी इक्वल टू एटॉमिक मास सोडियम का हमें पता है कितना होता है 23 होता है, मल्टीप्लाइड बाय Q। Q इज इक्वल टू I इंटू में T। I कितना है 96.5, T कितना है 1000 सेकंड है, डिवाइडेड बाय वैलेंसी, सोडियम की वैलेंसी 1 होती है, मल्टीप्लाइड बाय 96500। ये हमारा वेट आ जाएगा ग्राम में। 23 आएगा मेरे हिसाब से इसका, ये सारे कैंसिल हो जाएंगे आपस में। इसी तरीके से अब अगर हम मैग्नीशियम की बात करें, फॉर मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम की अगर हम बात करें तो वेट इज इक्वल टू मैग्नीशियम का जो एटॉमिक मास होता है वो 24 होता है, 96.5, सारी चीजें सेम रहेंगी, वैलेंसी चेंज हो जाएगी। मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है, हम 2 लिख देंगे, 96500। तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी है। तीसरा जैसे मैं बात करूं फॉर एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम के केस में W किसके बराबर होता है 27 मल्टीप्लाइड बाय 96.5 मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइडेड बाय एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 है 96500। तो ये चीजें आपको कैलकुलेट करनी है, इस तरीके से हम इनको कर सकते हैं। अब जैसे एक क्वेश्चन और कराता हूं मैं आप लोगों को। अब मान लो इस पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं कि हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड, हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम फ्रॉम मोल्टन CaCl2। अब बेटा CaCl2 का मतलब कैल्शियम पे 2 पॉजिटिव चार्ज है, तो Ca 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ये दूसरे मेथड से बता रहा हूं मैं ये क्वेश्चन, जो हमने फॉर्मूला लिखवाया था उससे अलग मेथड से, कि कैल्शियम 2 पॉजिटिव को हमने क्या करते 2 इलेक्ट्रॉन दिया और वो कैल्शियम में कन्वर्ट हो रहा है, मींस वी आर सप्लाइंग 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन टू गेट 1 मोल ऑफ कैल्शियम। 2 मोल इलेक्ट्रॉन देने से हमें 1 मोल ऑफ कैल्शियम मिल रहा है। अब आपने 11th में मोल कंसेप्ट में पढ़ा था 1 मोल ऑफ कैल्शियम का मतलब ये है कि 6.022 into 10 into power 23 atoms of calcium, and that have mass equal to its atomic mass, that is 40 ग्राम। आपने ये 11th में अच्छे से पढ़ा होगा कि अगर 1 मोल कैल्शियम की बात करें तो वो 1 मोल कैल्शियम का मतलब है कि 6.022 into 10 into power 23 atom of calcium, that is equal to its atomic mass 40 ग्राम। मींस 40 ग्राम डिपॉजिट करने के लिए हमें क्या देने पड़े 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब 2 फैराडेज हमें देना पड़ा। अब हमसे पूछ रहा हाउ मच चार्ज, जो चीज बेटा हमें कैलकुलेट करनी हो उसको हम राइट में लिखेंगे। तो 40 ग्राम कैल्शियम डिपॉजिट करने के लिए, फॉर डिपोजिशन ऑफ 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम वी रिक्वायर 2 फैराडेज अमाउंट ऑफ चार्ज। 1 ग्राम के लिए कम चाहिएगा, डिवाइड कर देते 1 ग्राम के लिए 2/40 फैराडेज, और अगर मैं कहूं 20 ग्राम के लिए हमसे पूछा गया है जितना 2/40 मल्टीप्लाइड बाय 20, कैंसिल हो जाएगा, कितना आ गया 1 फैराडे। हम यहाँ से डायरेक्ट भी देख सकते हैं कि 40 ग्राम के लिए हमें कितना चाहिए 2 फैराडे, तो 20 ग्राम के लिए सिंपल सा है कि हमें कितना चाहिएगा 1 फैराडे। तो इसके ऊपर
जो हमने अपने स्टूडेंट्स का व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है बेटा, मैं उस व्हाट्सएप ग्रुप पे इलेक्ट्रोलाइसिस से रिलेटेड, फैराडेज फर्स्ट और सेकंड लॉ से रिलेटेड क्वेश्चंस भेजूंगा, एमसीक्यूज भेजूंगा, न्यूमेरिकल्स भेजूंगा। वो आपका असाइनमेंट है, वो वर्क आपको घर बैठ के करना है। ये मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है पेरेंट्स से भी कि बच्चों को इस मौके का फायदा उठाने दें, इसमें उनका लॉस ना होने दें, उन पे ध्यान रखें कि वो अपना वर्क कंप्लीट करके रखें। तो उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में मैं क्वेश्चंस डालूंगा और उन पे आपको फोकस करना ही करना है। इसके बाद बेटा हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। हमारे पास आप छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि एक हमारे पास होते हैं कंडक्टर, दूसरा हमारे पास होते हैं सेमीकंडक्टर्स, और तीसरा होते हैं इंसुलेटर्स। कंडक्टर आर द सब्सटेंस व्हिच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। सेमीकंडक्टर्स जिनमें इलेक्ट्रिसिटी पास तो हो सकती है लेकिन कम अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी पास हो सके उसको सेमीकंडक्टर बोलते हैं। इंसुलेटर्स आर द सब्सटेंस व्हिच कैन नॉट पास इलेक्ट्रिसिटी, जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास ना होने दे। एक सिंपल सा फंडा है, अगर हम कोई वायर लेते हैं, आयरन वायर, कॉपर वायर लेते हैं, तो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, तो उसको हम क्या कहेंगे, कंडक्टर कहेंगे। सिलिकॉन वगैरह है उनको हम सेमीकंडक्टर की कैटेगरी में लेते हैं। लेकिन अगर हम बात इंसुलेटर की बात करें, तो जैसे हम वुड की बात करें, लकड़ी ले लें, प्लास्टिक्स ले लें, दीज आर द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो हम उनको इंसुलेटर की कैटेगरी में रख सकते हैं। अब बेटा कंडक्टर्स की अगर हम टाइप पढ़े तो कंडक्टर दो तरह के होते हैं, एक तो मेटेलिक कंडक्टर और दूसरा क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर किसी भी सब्सटेंस में से इलेक्ट्रिसिटी दो तरीके से रिस्पॉन्सिबल है, दो तरीके से पास हो सकती है। एक तो अगर इलेक्ट्रॉन्स की वजह से और दूसरा आयंस की वजह से। अगर कोई मेटेलिक कंडक्टर है तो इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्टिविटी। मेटेलिक कंडक्टर passes electricity because of presence of electron. If electrons are present, it means it is a good conductor of electron. Electrons means free electron. इसी तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, those conductor in which ions are responsible for the conductivity. अगर कंडक्टिविटी हो रही है और वो किसकी वजह से हो रही है, प्रेजेंस ऑफ आयंस की वजह से, तो उसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। अब जैसे आयरन है, इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, वी कैन से मेटेलिक कंडक्टर। And if we have a solution, NaCl solution, it can conduct electricity, it will be called electrolytic conductor. तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के अंदर बेटा इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, इनका जिक्र हमने पहले भी किया था। इलेक्ट्रोलाइट्स आर दोज सब्सटेंसेस व्हिच कैन डिसोसिएट इनटू द आयंस। Electrolytes are those substances which can dissociate into ion when dissolved in water. जब हम इनका कोई सॉल्यूशन बनाएंगे तो ये क्या होंगे, आयंस में टूट जाएंगे। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, NaCl है, एग्जांपल NaCl Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में डिसोसिएट होता है। इलेक्ट्रोलाइट्स दो तरह के होते हैं, एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। Strong electrolyte हम कह सकते हैं those electrolytes which can dissociate completely into ions, which can completely ionize. NaCl is a strong electrolyte. It will dissociate into Na positive and Cl negative ions. Second one is weak electrolyte. Weak electrolyte. Weak electrolyte क्या होते हैं, which does not dissociate completely, which cannot be completely ionized, which are partially ionized, मतलब कम अमाउंट में डिसोसिएट होते हैं। जैसे कि मैं बात कर रहा हूं एसिटिक एसिड,
It is a weak electrolyte. It can dissociate into CH3COO negative and H positive. कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होता बेटा ये, लेकिन अगर हम NaCl H2SO4 की बात करें तो वो कंप्लीटली आयोनाइज होता है, कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है आयंस में। अब बेटा हम बात करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर है उनकी कंडक्टिविटी को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स के बारे में। फैक्टर्स अफेक्टिंग कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। भाई इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर है उसकी कंडक्टिविटी को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर हैं उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहला है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बेटा सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर है इसका मतलब वो कंडक्टर है किससे बना है, इलेक्ट्रोलाइट से। इलेक्ट्रोलाइट का नेचर उसको जरूर अफेक्ट करेगा। अगर इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग है तो ज्यादा से ज्यादा आयन प्रोड्यूस करेगा तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या करेगा, it will produce more and more ions, it means conductivity will increase, high conductivity रहेगी। if we take weak electrolyte, वीक इलेक्ट्रोलाइट का मतलब कंप्लीटली आयोनाइज नहीं हो रहा है, कम आयन प्रोड्यूस हो रहे हैं और कम आयन प्रोड्यूस होंगे तो कंडक्टिविटी क्या होगी, कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, लो कंडक्टिविटी रहेगी। तो एक तो जो हमने पढ़ा है फर्स्ट फैक्टर दैट इज नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। सेकंड वन नेचर ऑफ सॉल्वेंट। बेटा जी ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि हम सॉल्वेंट इलेक्ट्रोलाइटिक जो सॉल्यूशन बना रहे हैं उस केस में हम सॉल्वेंट कैसा ले रहे हैं। अगर हम पोलर सॉल्वेंट लेते हैं तो हमें पता है लाइक डिजोल्व्स लाइक, हमने 11th में पढ़ा था सॉल्यूशन यूनिट इससे पहले वाली है उसमें भी हमने पढ़ा था कि लाइक डिजोल्व्स लाइक मीन पोलर सॉल्यूट पोलर सॉल्वेंट में आसानी से डिसोसिएट हो जाता है, आसानी से डिसॉल्व हो जाता है। अगर हम पोलर सॉल्वेंट लेते हैं तो इलेक्ट्रोलाइट भी पोलर है, पोलर सॉल्वेंट में पोलर सॉल्यूट आसानी से डिसोसिएट हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा आयन प्रोड्यूस होंगे और कंडक्टिविटी क्या होगी, हाई होगी। तो अगर हम पोलर सॉल्वेंट लेंगे तो पोलर सॉल्वेंट के केस में जो कंडक्टिविटी होगी वो कैसी होगी, हाई, हाई कंडक्टिविटी होगी। थर्ड वन इज साइज ऑफ आयंस, कि आयंस का जो साइज है वो कैसा होगा। अगर आयंस का साइज छोटा है तो कंडक्टिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, आयन का साइज बड़ा है तो कंडक्टिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। बेटा अगर मैं इसको अच्छे से समझाना चाह रहा हूं आपको कि साइज बड़ा है, आयंस का साइज बड़ा है तो उसमें सॉल्वेशन ज्यादा होगा। सॉल्वेशन का मतलब वो वाटर मॉलिक्यूल्स को ज्यादा अपने सरफेस पे एब्जॉर्ब करेगा तो उसकी जो मूविंग पावर है वो डिक्रीज हो जाएगी, और आयंस की अगर मूविंग पावर डिक्रीज हो जाएगी तो उसकी कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं स्मॉलर द साइज ऑफ आयन, स्मॉलर द साइज ऑफ आयन greater will be conductivity, greater will be conductivity। इसी तरीके से larger the size of ion lesser will be conductivity। आयंस का साइज जितना बड़ा होगा सॉल्वेशन इफेक्ट ज्यादा होगा, मूविंग पावर कम होगी तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी बेटा, डिक्रीज हो जाएगी। इस चीज का ध्यान रखिएगा। फोर्थ जो फैक्टर है वो मैं पढ़ाऊंगा आपको कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ आयन। कंसंट्रेशन ऑफ आयन का मतलब है कि अमाउंट ऑफ आयंस। अगर आयन बहुत ज्यादा है तो कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी,
इस चीज पे ज्यादा फोकस करना। कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, आयन ज्यादा है, कंडक्टिविटी ज्यादा होनी चाहिए। बेटा अगर हम कंसंट्रेशन हाई लेते हैं तो वीक इलेक्ट्रोलाइट में वो डिसोसिएट कम होते हैं। और स्ट्रॉन्ग की अगर हम बात करें, स्ट्रॉन्ग है और उसमें मान लो NaCl ही ले रहे हैं, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव ये आयन है, इनमें इंटर आयनिक इंटरेक्शन हो जाती है। इन आयन की आपस में इंटरेक्ट करने की पावर बढ़ जाती है, आपस में नजदीक नजदीक होने की वजह से एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते हैं और आसानी से दूसरी तरफ मूव नहीं कर पाते। अब दूसरी तरफ अगर मूव नहीं कर पाएंगे तो कंडक्टिविटी क्या रहेगी, कम रहेगी उसकी, तो कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। ये पॉइंट भी याद रखना जो मैं आपको बता रहा हूं कि अगर कंसंट्रेशन हाई है तो वीक के केस में तो डिसोसिएट आसानी से हो ही नहीं पाते, और स्ट्रॉन्ग के केस में इंटर आयनिक इंटरेक्शन जो होती है, आयंस के बीच की जो इंटरेक्शन होती है वो ज्यादा हो जाती है, वो इनको आसानी से मूव नहीं करने देते, और आसानी से मूव नहीं कर पाएंगे तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। द फिफ्थ वन इज टेम्परेचर। इसको हम आसानी से बता सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सभी जानते होंगे कि टेम्परेचर, या हम बात करें इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। हर कोई जानता होगा इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी ऑफ द आयंस आल्सो इंक्रीजेस एंड कंडक्टिविटी विल इंक्रीज। जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आयंस की स्पीड बढ़ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो उसकी कंडक्टिविटी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। तो स्टूडेंट्स ये 5 फैक्टर हैं बेटा जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं, बढ़ाने या घटाने का काम करते हैं। फिर से बता देता हूं, अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लिया तो मोर एंड मोर आयन विल बी प्रोड्यूस्ड एंड कंडक्टिविटी विल इंक्रीज। इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट लेसर नंबर ऑफ आयन विल प्रोड्यूस, लेसर विल बी द कंडक्टिविटी। इफ वी टेक polar solvent, it have high power to dissociate the electrolyte into the ions, means conductivity increases. If ions have larger size, it means solution effect is more, hence ions cannot move fastly. So larger the size, lesser will be the conductivity. Concentration के केस में if concentration of solution is high, then ions cannot move easily and conductivity will be less. And in the last, temperature, on increasing the temperature kinetic energy also increases and conductivity will increase. यहाँ पर मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, यहाँ पर हम इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर की बात कर रहे हैं, अगर हम बात करेंगे मेटेलिक कंडक्टर की, बेटा नोट डालना इस चीज का, इन केस ऑफ मेटेलिक कंडक्टर, in case of metallic conductor, अगर हम मेटेलिक कंडक्टर की बात करें तो उल्टा हो जाता है। मेटेलिक कंडक्टर की जो कंडक्टिविटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द कंडक्टिविटी ऑफ मेटेलिक कंडक्टर डिक्रीजेस। इसके पीछे बेटा कारण है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ाने पे उनकी स्पीड तो बढ़ जाएगी, तो कंडक्टिविटी बढ़नी चाहिए, लेकिन इसके अंदर जो कर्नेल्स होते हैं, कर्नेल्स क्या होते हैं, जो भी एटम है वो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, और इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद जो बचता है, जैसे ये बेटा कोई एटम है, इसमें ये इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिया, तो इसके बाद जो बचा है उसको हम क्या बोलते हैं, कर्नेल्स बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन तो मूव करेंगे लेकिन ये कर्नेल्स भी वाइब्रेट करने लग जाते हैं, और ये इन मूविंग इलेक्ट्रॉन्स का रास्ता रोक लेते हैं, एब्सट्रैक्शन पैदा करते हैं, आसानी से इन इलेक्ट्रॉन को मूव नहीं करने देते, तो कंडक्टिविटी बेटा डिक्रीज हो जाती है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जनरली बच्चों के माइंड में रहता है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है, लेकिन अगर हम मेटेलिक कंडक्टर के केस की बात करेंगे, रीजन मैंने बता दिया कि ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर conductivity decreases because kernels starts vibration on increasing the temperature and they create abstraction in electrons. ठीक है बेटा, तो these are the 5 factors which affect the conductivity of electrolytic conductor.